नमस्कार, सतीश झा। देश परदेश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि 28 दिसंबर को वो आईआईटी में कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगे। अमेरिका में इसे कमेंसमेंट कहते हैं। ये मौका होता है जब जो छात्र अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पाकर निकलने वाले होते हैं, उन्हें किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात सुनने का मौका मिलता है। ये कुछ ऐसे भी स्पीचेस हुई हैं जो लोग याद रखते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स की स्पीच थी स्टैनफोर्ड में, या बिल गेट्स की थी हार्वर्ड में। ये लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए थे, उनकी स्पीचेस जो हैं वो सबसे अच्छी मानी गई थी कमेंसमेंट या कॉन्वोकेशन के इतिहास में। मैंने भी एक आध कॉन्वोकेशन एड्रेस किए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है। जितना बड़ा नेता, उससे उतनी बड़ी उम्मीदें होती हैं, और प्रधानमंत्री हमारे इतने बड़े नेता हैं, और उनसे उनसे जो उम्मीदें हुई थी 2003, 4, 5 साल के बाद जिस तरह लोग जुड़ना शुरू हुए, वो मुझे याद है। वो दिन भी याद है कि कैसे उन्होंने तमाम सोचने वाले लोगों को अपने अपने आप से जोड़ा था। एक सपना देखा था लोगों को, शायद एक नेता कुछ करेगा। तो उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि 8 साल बाद एक जो 60 साल पहले नेहरू की जो एक विजन थी देश के बारे में, उनका जो एक सपना था देश के बारे में 50 साल बाद का, उसके नाम पे आईआईटी और आईआईएम बने थे। और आज के भारत में जो भी हो रहा है, उसमें आईआईटी और आईआईएम की भूमिका किसी और समुदाय से कई गुना ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि 1991 में जब नरसिम्हा राव ने भारत की एक नीति मूलभूत तौर से बदली, एक फंडामेंटल उन्होंने एक बदलाव लाया देश में, उसके बाद से जो आईआईटी आईआईएम की जो परंपरा थी, उसके जो लोग बाहर चले गए थे, उन लोगों के सोचने के आधार पे देश का विकास हुआ। मुझे ये भी याद आता है जब 60 में आईआईटी बनी थी, कानपुर खास करके, 5 उनकी 5 की कल्पना हुई थी तब। उनका कानपुर, दिल्ली, बम्बई, खड़गपुर और मद्रास, हर एक आईआईटी के पीछे एक बड़ा देश था। कानपुर के पीछे अमेरिका था, दिल्ली के पीछे शायद इंग्लैंड था, बॉम्बे के पीछे शायद रूस था। इस तरह से अब मुझे सभी बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन 5 बड़े देशों ने, कहीं जर्मनी था, 5 बड़े देशों ने 5 आईआईटी का साथ दिया था। ऐसे आईआईएम जो 3 बने थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उसकी वजह ये थी कि ये देश जिनके साथ हम लोगों ने हाथ जिनके साथ बढ़ाया दोस्ती का, उन देशों में प्रगति हमारे मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा थी। उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा थी, उनकी टेक्नोलॉजी इस दुनिया चलती थी, तो उनसे हमने हाथ मिलाया। उसके बाद क्या हुआ कि पहले 30 साल में जो लोग आईआईटी से पढ़ते थे, वो देश में काम करने के बजाय, क्योंकि देश में काम करने की जगह नहीं थी, और अगर आपके पास उन्नत शिक्षा है तो आप जाना चाहते हैं कि और उन्नत जगह पे जहाँ उसका इस्तेमाल हो सके, उसका इस्तेमाल करने की जगह भारत में थी नहीं, वो लोग विदेश चले जाया करते थे। 1980 के आसपास जो मुझे याद है, करीब 80% से ज़्यादा लोग जो आईआईटी से पास होते थे, वो अमेरिका या यूरोप चले जाया करते थे। 80% से ज़्यादा लोग। तो एक बार इंदिरा गांधी ने हमारे ख्याल है 84-85 के आसपास आबिद हुसैन से पूछा। आबिद हुसैन हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो बात 84 की होगी, करीब जनवरी फरवरी के आसपास की। तो उसमें उन्होंने पूछा कि भाई आबिद, मैं क्या सुन रही हूँ, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये क्या होता है? तो आबिद ने कहा, वो काफी वाकपटु थे, उन्होंने कहा कि मैडम, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। यानी कि हमारे देश के लोग बाहर चले जाएं, वो उनको देश में रखने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग, फिर बाद में ये भी कहा, यही लोग बाद में लौट के आएंगे और देश के साथ जुड़ेंगे। वैसा भी हुआ भी। तो 1990 के बाद जो लोग पहले गए थे, उन्होंने बाहर वापस जुड़ना शुरू किया। और आप देखें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के और कई और उद्योगों में भी जो एक बहुत बड़ी जो तरक्की हुई, उसमें भारत से आईआईटी और आईआईएम के जो लोग बाहर चले गए थे, उनका बड़ा योगदान था। तो नेहरू जी ने परिकल्पना 1960 के आसपास की कि ऐसे संस्थान बनाए जाएं। उन्होंने बनाया, देश में भारी उद्योग का जो मंदिर बनाए थे, पब्लिक सेक्टर को बना दिया, मंदिर बना दिया, नया मंदिर बनाया। उनकी कल्पना में मंदिर वो थे जहाँ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था।
जिससे हम भविष्य की ओर देखते हैं। मंदिर वो नहीं थे जो इमारतों में भगवान की पूजा करते हैं, जो पिछले हजारों बरस में पीछे ले जाते हैं हमें। तो मंदिर वो होते हैं जहाँ भविष्य बनता है, ऐसा उनका मानना था। तो जो हमारे नई मंदिर थे आईआईटी और आईएम, उन्होंने अंत में 1990 के बाद देश को नया बनाने में, बड़ा करने में, इसकी तरक्की में जो हम सब चाहते हैं, उसमें उसका हाथ बटाया, उसमें योगदान दिया। आज फिर मौका है दोबारा सोचने का कि हम भारत में जो 93% लोग हैं, वो आज की अर्थव्यवस्था का दुनिया के हिस्सेदार नहीं है। उनके पास साइकिल और रेडियो और जो सेल फोन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की जो बड़ी चीजें कोई ज्यादा उपलब्ध नहीं है। वो सब अपने गांव के माहौल में, 60% जो यहाँ भारत रहता है, उनके माहौल में कम से कम ये जीते हैं। वो लोग मिनिमलिस्ट हैं, प्रकृति के ज्यादा करीब हैं, लगता है वो 16वीं शताब्दी में रहते हों। इन सबको कैसे हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो मानव उत्थान के साथ जो चीज जुड़ी हुई है, उनका अनुभव करने की कैसे हमें इसको कैसे सफल बनाएं, कैसे कोशिश करें कि ऐसा हो सके कि जो लोग हैं, जितने नागरिक देश के हैं, वो तकनीकी सफलता से जो मानव ने अब तक हासिल किया है, उसका अनुभव कर सकें। उसका अनुभव कैसे करेंगे? अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में, अच्छे भोजन में, अच्छे घर में, बेहतर जो साधन है सड़क के, बिजली के, और जो नई नई चीजें आती हैं उनका अनुभव करने के, वो कैसे बनाई जाए, उसकी नींव कैसे रखी जाए। ये एक जो है आईआईटी के लोग आज की तारीख में, उनको अगर हम ऐसा आह्वान दें प्रधानमंत्री, तो शायद एक नई बात हो। मान लीजिए प्रधानमंत्री उनसे कहें कि अगले 10 साल तक जितने भी आईआईटी के लोग निकलेंगे यहाँ से, उनको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। उनको जो व्यवस्था अमेरिका में देती है, जिस तरह से उनका स्वागत करती है, उनको खर्च करने के लिए देती है, तनख्वाह देती है, वो हम देश में देंगे। लेकिन उसके बदले में उनसे एक ही उम्मीद करते हैं कि वो देश की समस्याओं के बारे में अलग तरह सोचेंगे, कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान करें। देश में समस्याएं हमारे सामने बहुत सारी पड़ी हैं, उन्हें उनके बारे में सोचने का विदेशों को कोई मतलब नहीं है। विदेश के लोग या वैज्ञानिक सरकारें, वो अपनी समस्याओं से बचती हैं, उनका हल निकालती हैं। हमारी समस्याओं का हल निकालने का उनका कोई ठेका नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इनको ये कहना चाहिए कि हमारे जो आईआईटी के लोग हैं, आईआईएम के लोग हैं, वो देश की समस्याओं से लड़े जूझें, और उसके लिए हम उनको उस तरह की सुविधाएं देंगे जो उन्हें विदेश में मिलती हैं। उसे ठीक सोचना पड़ेगा उन्हें मिलता क्या है। उनको विदेश में एक एक मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, अपनी काबिलियत को साबित करने का, और इस तरह से कि उनके जो मापदंड हैं वो कोई तीसरे लोग तय करते हैं, वहाँ की संस्कृति तय करती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर तय करता है, वहाँ के मूल्य तय करते हैं। अगर हमने एक बना दिया कि जो लोग कंपनियां बना के बेच सकते हैं, उनका आदर करना हम शुरू करेंगे, तो लोग कंपनियां बना के बेचना शुरू कर देंगे। अगर हम मानक हमारा ये होगा कि लोग कंपनियां बना के चलाएं और बेचे नहीं, तो लोग उस तरह काम करना शुरू करेंगे। यानी कि नए वैसे मूल्य बनाए जाएं जिनको हम जिनका हम आदर कर सकें, जिनको हम उस पटल पे रखें जहाँ सब लोग सोचते हों कि वहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो ऐसे जो है ऐसी बातें की जाएं जिससे कि हमारे नए मंदिर कौन होंगे, ऐसे मंदिर जहाँ हम कल भविष्य की फिर से कल्पना करें, ये मंदिर किस तरह के होंगे, उनको बनाने वाले लोग कैसे होंगे। तो अगर हम अपने वैज्ञानिकों को एक प्रतिष्ठा दें, उन वैज्ञानिकों को नहीं जिन्होंने सिर्फ ओहदा पाया है, उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने कुछ भारत के मूल के जहां भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, जिन्होंने नया नया काम किया है, नया शोध किया है, जिसकी वाहवाही दुनिया भर में हो रही है, उनकी चर्चा करें। इस उनकी नहीं जो हमारे देश में है, और सिर्फ कोई डायरेक्टर जनरल बन गया है, कोई ये, उस सबसे कुछ नहीं होता। एक बार शायद ये बात मैंने आपसे बातचीत में कही है, एक बार मशेलकर साहब ने, जब वो DGCSIR थे, हमसे कहा कि आप 40 जो हमारे लैब्स हैं उनके सभी डायरेक्टर्स को एक साथ से बात कीजिए। अगर आपने 2 को बना लिया अपने दृष्टिकोण की तरफ से, मैं मानूंगा आप सफल। तो अंत में ये हुआ कि 6 लोग हमारी बात मानने को तैयार थे। तो मैंने उनसे फिर भी कहा कि मैं 40
वैज्ञानिकों से नहीं मिला, 40 एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिस द वर्स्ट इंडाइटमेंट ऑफ इंडियन साइंस। मेरा मतलब इंडाइटमेंट से नहीं था, मेरा मतलब ये था कि उनका जो सोचने का तरीका है वो अपने एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारे मूल्य ऐसे हैं। उन मूल्यों को बदलना एक बड़े नेता का काम है, उसका आह्वान देना बड़े नेता का काम है। नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं। मूल्य बदलें ऐसे कि जिससे लोग नए काम करने की सोचें। आज की तारीख में ये माने कि हम आर्यभट्ट के जमाने नहीं रहते, शुष्क के जमाने नहीं रहते, आज की तारीख में रामानुजन के जमाने में नहीं रहते। रामानुजन से हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोसेस नहीं बनता। तो हम क्या क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए आज से 50 साल बाद मानव सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर में जो मानव होगा वो किस तरह जिएगा। दूसरा ये कि जो हमारे सबसे गरीब हैं उनको कैसे उस स्तर पर लाया जाए कि वो जो भी तकनीकी जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका अनुभव कर सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, उनको समझ सकें, वो कैसे हो। ये ऐसी परिकल्पना जहाँ जैसे इलॉन मस्क ऐसे नहीं पैदा हो जाता। उसने कहा है कि हमें स्पेस पे कॉलोनी करनी चाहिए। ये अमेरिका ने, सरकार ने नहीं कहा, एक व्यक्ति कह रहा है। उस व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि उस तरह सोच सके, उस तरफ जा सके। आज की तारीख में 3 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किए अमेरिका से। एक इंग्लैंड से और 2 अमेरिका से। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और रिचर्ड, ये आपके वर्जिन के मालिक ब्रांसन। इन लोगों ने कल्पना की कि कैसे प्राइवेट जो है अंतरिक्ष यात्रा कैसे शुरू की जाए। तो इसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा देश में ऐसे लोग कैसे बनते जो तमाम उस तरह की बातें सोचें जो अब तक नहीं हुई हैं, कल्पना आज संभव नहीं है। ऐसे कैसे 5, 10, 15, 20 विचार आईआईटी से निकले। उसके लिए कैसे 5 साल का प्रोग्राम ना बनाइए, 25 का बनाइए, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं वो 1-2 साल में नहीं होते। और लोग करने दीजिए, एक ऐसा माहौल बनाइए, ऐसी जमीन बनाइए जिसमें कि नए विचार पनपे और नए विचार ऐसे हों जो देश की समस्याओं के साथ उनका उनका ख्याल करें, साथ साथ दुनिया की समस्याओं का ख्याल करें। भारत सिर्फ अफ्रीका की नहीं सोचे, भारत सोचे कि मानवीय उपलब्धियां क्या हैं, हमारी प्रगति की दिशा क्या है, उस दिशा में आगे क्या होगा, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, हम क्या योगदान कर सकते हैं। आज की तारीख में 75 वर्ष के बाद आज़ादी के भारत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपना हमारे यहाँ की टेक्निक से बनता है। सुई तक नहीं बनती आज की तारीख में 2021 में भी। वो जर्मन टेक्निक से बनती है, कहीं गुजराती बनती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आज की तारीख में जो भी है, चाहे कार है, वो सब विदेशी टेक्नोलॉजी है। नैनो की चर्चा करते हैं। नैनो एक बहुत एक साहसी कदम उठाया था रतन टाटा ने, लेकिन उसका क्या हुआ? वो कंबस्टिबल इंजन की मतलब कि उसकी जगह कंबस्टिबल कार बन गई, कार जलना शुरू हो गई। जब तक कि रेंज रोवर और जैगुआर का उन्होंने उनको कंपनियों को अख्तियार नहीं किया, उनको खरीदा नहीं, तब तक जो है टाटा मोटर में वो दम नहीं आया था। अब जो है उनसे सीख सीख के थोड़ा आगे बढ़े हैं। पहली बार मर्सिडीज बेंज से 50-60 साल पहले, और अब जैगुआर लैंड रोवर के साथ एक बदलाव आया है टाटा की गाड़ियों में। और अब आज की तारीख में टाटा भारत का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। तो इसी तरह चीजें होती हैं कि हम चाहते हैं कर लें, उनको करना आसान नहीं होता। आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है भारत में जो बनता है जिसमें भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। अपवाद होंगे, अपवादों से दुनिया नहीं चलती। हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे विश्व अपनाता है। आज की तारीख में हम विश्व से कॉपी करके, कॉपी भी नहीं करते, इमिटेट करते हैं। कॉपी करने के लिए बहुत ज्यादा एक अनुशासन चाहिए, वो भी हमारे देश संस्कृति बना नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्रियल कल्चर है उस पर वो बात अभी तक नहीं आई है। तो ये जो मुद्दे हैं, पहली बात वो आह्वान है कि आईआईटी के लोग देश निर्माण में जुड़ेंगे क्या, उनके उनके लिए सारी सुविधाएं दी जाएं। दूसरा ये कि वो समस्याएं उठाएं जो देश की समस्याएं हैं। कुछ लोग, आधे लोग वो उठाएं और आधे लोग वो उठाएं जो दुनिया की समस्याएं हैं, जिससे कि दुनिया के साथ उनका महत्व बढ़े और देश के साथ, इसलिए कि हमारे अपनी 140 करोड़ की आबादी को हमें आगे ले जाना है। ये मान लीजिए कि आज कुल 7% लोग, करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के तमाम चीजों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे
देश के वो नागरिक जो गांव में रहते हैं, 60% गांव में रहने वाले हैं, वो भी जो मानवीय प्रगति की जो तकनीकी उपलब्धियां हैं उनका अनुभव कर सके, उनको एक्सपीरियंस कर सके, उनके साथ काम करें। तो हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, कैसे अच्छी शिक्षा हर भारतीय को मिले, कैसे अच्छा स्वास्थ्य हर भारतीय को मिले, कैसे हमारी सड़कें अच्छी हों, हर जगह सरकार लोगों तक पहुंचे, लोग सरकार तक ना आना पड़े। इन सब कामों में लोग लगाइए और किसी को 5 से ज़्यादा आप लक्ष्य मत दीजिए। 5 से ज़्यादा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो 5 लक्ष्यों को आप सोच लें इस तरह से और उसके लिए आह्वान करें आईआईटी का, आईआईटी कानपुर का या किसी भी आईआईटी का। वो एक शायद जैसे नेहरू जी ने परिकल्पना की थी, आपके पास एक ऐसा मौका है आगे देखने का। तो इस पे हम आपके भाषण का इंतजार करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके भाषण से एक ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन आए। इस बात के साथ अगले पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।